देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होता है, दैट मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट पी इज गिवन एज E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बाई R स्क्वायर, राइट। ये एक्सप्रेशन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का। अब E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 में 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 ये कांस्टेंट होता है जिसे हम K भी कहते हैं, और इसकी वैल्यू क्या होती है 9 × 10⁹ Q हमारा कूलम्बिक चार्ज है, डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। R क्या है, R हमारी डिस्टेंस है। तो आप इसमें ध्यान दीजिए कि जैसे जैसे आप दूर जाएंगे चार्ज से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ या सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये तीनों एक ही टर्मिनोलॉजीज हैं, वो आपका कम होता जाएगा। तो जैसे जैसे आप चार्ज से दूर गए, आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसकी न्यूमेरिकल, उसकी वैल्यू जो है वो कम होती जाएगी। जैसे ये अगर हमारा चार्ज Q1 है, तो यहाँ पे अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज Q1 की ही वजह से केवल निकालनी है, तो वो इस डायरेक्शन में हो जाएगा, राइट, अवे फ्रॉम प्लस चार्ज। Q1 को पॉजिटिव में हमने एज्यूम किया हुआ है, राइट। अब मान लीजिए कि यहाँ पे बहुत सारे चार्ज हों और तब हमें इसी पॉइंट पे अगर निकालना हो, तब इसका मतलब ये होगा कि हमें बाकी सारे चार्जेस का भी इलेक्ट्रिक फील्ड हमें कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, अकाउंट में लेना पड़ेगा। और वो क्या होगा, वो वेक्टर सम हो जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे चार्ज Q1 है, Q2 है, Q3 है, Qn, n नंबर ऑफ चार्जेस है। तब इसी पर्टिकुलर पॉइंट P पे अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो Q1 जितना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा है, Q2 जितना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा है इस डायरेक्शन में, Q3 जितना जनरेट कर रहा है इस डायरेक्शन में, और Q1 जितना जनरेट कर रहा है इस डायरेक्शन में, इन सब का हमको वेक्टर एडिशन या वेक्टर सम लेना पड़ेगा, राइट। और वेक्टर सम ले आने के बाद क्या हो जाएगा, वो हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। So net electric field at point P is given as E1 plus E2 plus E3 plus dot 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 up to En। तो इसीलिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गया हमारा, समेशन ऑफ I is equal to 1 to n 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ये कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा समेशन से, Qi अपॉन Ri स्क्वायर। और चूंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो हम r कैप ले लेंगे, उसी डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर ले लेते हैं, जिससे मल्टीप्लाई करने से मैग्नीट्यूड पे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो कोई भी यूनिट है, कोई भी जो क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी, उसे डायरेक्शन मिल जाती है, राइट। अब देखिए जैसे एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं इस पे। टू चार्जेस प्लस Q1 माइनस Q आर केप्ट एट पॉइंट -x2, 0 एंड x1, 0, राइट। तो हमें यहाँ पे एक ओरिजिन हम एज्यूम कर लिए, -x2 इधर चला गया और प्लस x1 इधर आ गया, ये ओरिजिन है। चार्ज हमारा कहाँ रखा हुआ है, प्लस Q यहाँ पर रखा है और माइनस Q यहाँ पर रखा हुआ है। होप समझ में आ रहा होगा। अब क्या करना है हमको, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द ओरिजिन। अब ओरिजिन पे ही हमको निकालना है, राइट। ये ओरिजिन है, ये कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं हमारे पॉइंट के जहाँ पे चार्ज रखा हुआ है। तो -x2, 0 यहाँ हो गया, प्लस x1, 0 यहाँ हो गया, यहाँ पे -Q रखा हुआ है देखिए, और यहाँ पे प्लस Q रखा हुआ है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, अब इस पॉइंट पे देखिए, अगर हम पहले हम प्लस Q को कंसीडर करते हैं, तो प्लस Q से अवे फ्रॉम प्लस E1 इस डायरेक्शन में, माइनस Q से टुवर्ड्स माइनस Q हो जाएगा E2 इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो अब E1 की वैल्यू लिखते हैं, E1 क्या है, प्लस Q से, प्लस Q जितना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा है, E1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। चार्ज क्या है हमारा, Q है, प्लस Q डिवाइडेड बाई डिस्टेंस क्या है इस चार्ज की इस पॉइंट से, x2 है, तो x2 का स्क्वायर हमने कर दिया। अब इसकी डायरेक्शन क्या है, टुवर्ड्स बी की दिशा में इसकी दिशा होगी, बी की तरफ। अब E2 की बात करें, E2 क्या है, E2 ऑलरेडी यहाँ पे अगर हमको, अब प्लस वाले चार्ज को भूल जाइए, अब माइनस की बात कर रहे हैं, तो माइनस चार्ज की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, उसी की डायरेक्शन में हो जाएगा, माइनस की ओर। तो आप ध्यान से देखिए कि E1 जो इसने जो प्लस Q जनरेट कर रहा था वो E1 था, और माइनस Q जनरेट कर रहा है वो E2, ये दोनों की डायरेक्शन तो सेम है, तो वेक्टर एडिशन में दोनों ऐड हो जाएंगे सिंपली, राइट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट O ड्यू टू दिस नेगेटिवली चार्ज -Q, ये क्या आ गया, E2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन x1 स्क्वायर हो जाएगा। अब चूंकि E1 और E2 सेम डायरेक्शन में है तो ऐड हो जाएंगे सिंपली, राइट, ये ऐड हो जाएंगे इधर। ऐड होने के बाद E इज इक्वल टू E1 प्लस E2, हमारी वैल्यू आ गई।
ठीक है। सो इसी टाइप से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। देयर विल बी मोर देन वन चार्जेस एंड चार्ज सिस्टम। सो इलेक्ट्रिक फील्ड में आपको वेक्टर एडिशन लेकर के करना है, राइट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने समझ लिया। अब देखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड आपने समझ लिया तो अब हमको कूलम्ब्स लॉ समझना है, राइट। कूलम्ब्स लॉ की बात कर लेते हैं। कूलम्ब्स लॉ ये कहता है कि अगर हमारे पास दो चार्जेस हैं तो दो चार्जेस के बीच एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग सकता है या फोर्स ऑफ रिपल्शन लग सकता है, राइट। वो क्या है कूलम्ब्स लॉ? देखिए, इफ वी हैव टू चार्जेस Q1 एंड Q2, दो चार्ज है हमारे पास। अब अभी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड क्लियर कर लिया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। कोई भी चार्ज एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा तो ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। अब डिपेंडिंग अपॉन द चार्जेस, इन दोनों के चार्जेस पे डिपेंड करेगा कि अगर ये लाइक चार्जेस हैं, मीन्स प्लस है और ये भी प्लस है, तो ये रिपेल करेंगे एक दूसरे को। ये बेसिक प्रॉपर्टी है। अब मान लीजिए ये नेगेटिव चार्ज है, ये भी नेगेटिव चार्ज है, ये भी रिपेल करेंगे एक दूसरे को। अब फर्ज कीजिए कि अगर Q1 हमारा पॉजिटिव चार्ज है और Q2 हमारा नेगेटिव चार्ज है, तो अनलाइक चार्ज हो गए, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देंगे। सो वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन लगेगा दो चार्जेस के बीच, उस अब चूंकि फोर्स है तो इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगा, तो उसका मैग्नीट्यूड F इज इक्वल टू K टाइम्स Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर होता है। K की वैल्यू ऑलरेडी हमने आपको बताई थी 1/4πε0, राइट। अब एप्सिलॉन जीरो क्या है? ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस हम इसको कहते हैं। ये कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 9 × 10⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होता है, राइट। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक। एप्सिलॉन जीरो हमने बताया था परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इसकी वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, राइट। ये यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये 8.85 को हम अप्रॉक्सीमेटली 9 ले लेते हैं, इसीलिए हमारे पास जो 1/4πε0 है या एप्सिलॉन जीरो है, उसकी वैल्यू 9 × 10⁻9 आ जाती है, ठीक है। वो कैसे आई? मान लीजिए दोनों चार्ज Q1 Q2 को हमने 1 कूलम ले लिया, बीच की डिस्टेंस 1 ले लिया, तो फोर्स की वैल्यू क्या होगी? 9 × 10⁹ न्यूटन। सिंपल, फोर्स है तो इसकी यूनिट हमेशा न्यूटन में होगी, राइट। सो हमने कूलम्ब्स लॉ समझ लिया। अब फॉर एग्जांपल जैसे अगर हम ये देखें कि ये एप्सिलॉन और एप्सिलॉन जीरो या एप्सिलॉन नॉट ये है क्या, तो रेशियो एप्सिलॉन टू एप्सिलॉन जीरो इज डिनोटेड बाय एप्सिलॉन आर। इसको हम रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं। एप्सिलॉन जीरो हमारी क्या है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और एप्सिलॉन क्या है हमारा? परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, हम कह सकते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी, राइट। तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा हमारा, अगर रिलेटिव परमिटिविटी हमें निकालनी है, दैट इज एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन जीरो। अब नोटेशन इसमें थोड़ा सा चेंज लोग कर सकते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड नोटेशन को चेंज करने की जरूरत नहीं है आपको। अब देखिए, अगर हमको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट निकालना है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K या रिलेटिव परमिटिविटी जिसे हम कहते हैं एप्सिलॉन R इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन जीरो। एप्सिलॉन की वैल्यू क्या आ गई? K टाइम्स एप्सिलॉन जीरो, राइट। अब कूलम्ब्स लॉ का वेक्टर फॉर्म क्या है? वेक्टर फॉर्म देखिए, मान लीजिए ये चार्ज Q1 है, ये चार्ज Q2 है। अब चार्ज Q1 Q2 पे फोर्स लगाएगा, ये प्लस है तो अवे फ्रॉम प्लस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड F इज इक्वल टू E इंटू क्यू हो जाएगा। यहाँ पे जितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू यहाँ पे जितना चार्ज है, मल्टीप्लाई कर लिया आपने, उसकी डायरेक्शन इधर हो गई। अब ये चार्ज भी तो इस पे फोर्स लगाएगा और उसकी डायरेक्शन क्या होगी? इसके अपोजिट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे Q1 Q2 दोनों हमने पॉजिटिव लिया हुआ है। तो देख रहे हैं एक इधर की तरफ फोर्स लगा रहा है, एक इधर की तरफ फोर्स लगा रहा है, तो ये दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं। इसका मतलब ये फोर्स ऑफ रिपल्शन था, राइट। और वेक्टर फॉर्म में आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऐसे।
प्रॉब्लम्स आ सकती है छोटी सी, ठीक। अब इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास बहुत सारे चार्ज सिस्टम्स हैं और हमें उनका कंट्रीब्यूशन या नेट फोर्स कितना लग रहा है किसी पर्टिकुलर चार्ज पे, तो जितने चार्ज प्रेजेंट हैं उन सबका हमें कंट्रीब्यूशन लेना पड़ेगा, राइट। तो नेट हम हो जाएगा हमारा, जितने फोर्सेस है सबको हमें ऐड करना पड़ेगा, उनका वेक्टर एडिशन लेना पड़ेगा। आर यू गेटिंग? अब देखिए जैसे ये एग्जांपल समझते हैं। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स ऑन अ चार्ज 1 माइक्रोकूलम हेल्ड एट P ड्यू टू 2 चार्जेस ऑफ 2 N 2 × -8 कूलम एंड -10⁻⁻8 कूलम एट A and B रेस्पेक्टिवली। ए और बी पे ये दो चार्ज रखे हुए हैं। हमें क्या निकालना है? मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स ऑन ए चार्ज ऑफ 1 माइक्रोकूलम। 1 माइक्रोकूलम का चार्ज है जो कि P पे रखा हुआ है, देखिए P है, और ये किस वजह से रखा हुआ है? ड्यू टू 2 चार्जेस ऑफ 2 कूलम एंड -10⁻⁻8 कूलम। 2 × 10⁻⁻8 कूलम का एक चार्ज है और -10 × -8 कूलम का दूसरा चार्ज है हमारा। अब इन दोनों की वजह से इस पे नेट फोर्स 0 होगा, तभी तो रिजल्टेंट फोर्स हमको निकालना है, ठीक है। अब देखते हैं 0 है कि नहीं। देखिए ये हमारा प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे डायरेक्शन फोर्स की इधर हो जाएगी। इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन वही होती है जो कि हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की होती है, ठीक है। ये चार्ज हमारा नेगेटिव है, नेगेटिव चार्ज की वजह से उसी की डायरेक्शन में फोर्स हो जाएगा, तो इन दोनों का रिजल्टेंट ये आ गया, तो ये चार्ज रेस्ट पे नहीं हो सकता, ठीक है। ये इसको इधर भागने की कोशिश करेगा, धक्का मारने की कोशिश करेगा। इनका वेक्टर एडिशन हम निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? स्क्वायर रूट ऑफ F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 कॉस अल्फा। कॉस अल्फा क्या है? बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो कॉस 90 0 होता है। तो हमारे पास क्या होगा? स्क्वायर रूट ऑफ F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर। सिंपल, ये है F की वैल्यू, ठीक है। ठीक, तो F नेट क्या आ गया हमारा? स्क्वायर रूट ऑफ F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर। दोनों वैल्यू हम रिप्लेस कर दिए, हमारा आंसर आ जाएगा रिजल्टेंट फोर्स, ठीक है। अब देखिए एक होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है कि मतलब कि अगर एक लाइन में चार्ज लगे हुए हैं, मीन्स मान लीजिए कि एक ऐसी लाइन है जिसमें लीनियरली डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं चार्ज। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक बहुत ही थिन रॉड है, उसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, तो हम ये मान के चलते हैं कि उस रॉड में केवल लेंथ ही है, उसकी विड्थ नहीं है। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी? लैम्डा इज इक्वल टू dq/dl, राइट, चार्ज पर यूनिट लेंथ। अब इसी तरह से सरफेस चार्ज डेंसिटी हो जाएगी, तो क्या करेंगे हम? dq/dA ले लेंगे, चार्ज पर यूनिट एरिया। और उसी तरह वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हो जाएगी, तो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम ले लेंगे, राइट। तो ये 3 तरीके से चार्ज डेंसिटी डिफाइन होती है। अगर लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन है तो लीनियर चार्ज डेंसिटी हो जाएगी, अगर सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन है या एरियल डिस्ट्रीब्यूशन है तो सरफेस चार्ज डेंसिटी हो जाएगी, और वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है या चार्ज जो है वॉल्यूम में अगर डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं तो हमारा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हो जाएगी, राइट। देखिए सरफेस चार्ज डेंसिटी ऐसे, और हमारा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी मीन्स चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, E = F/Q होता है, जहाँ पे E क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ या सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड। F क्या है? फोर्स एक्सपीरियंस बाय नेट चार्ज Q0। अगर हमारा चार्ज Q है तो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? तो E = F/Q हो जाएगा। इससे आपको डिफाइन भी कर सकते हैं, फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक। और यहाँ से इस इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या आ गई? देखिए फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है, चार्ज की यूनिट कूलम होती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की हमारी यूनिट क्या आ गई?
न्यूटन पर कूलम आ गई। ठीक है, अब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस के बारे में बात करेंगे। वही ये दोनों चीज़ें क्या होती हैं। तो अगर इसको जब समझना है तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि हमारी ये पोटेंशियल होता क्या है। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो हमारी जनरल डेफिनेशन होती है वो ये होती है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अब फिर से आप समझिए कि अगर चार्ज ना हो तो हमारे पास ना इलेक्ट्रिक फील्ड हो ना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो, क्योंकि दोनों के फॉर्मूले में आप देखिए क्यू आता है। अगर क्यू ज़ीरो कर दें तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो हो जाएगी। ठीक, और उसी तरीके से किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड होती है इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से, उसी तरीके से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी होती है। बस अंतर इतना होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो हमारी वेक्टर क्वांटिटी होती है और उसका मैग्नीट्यूड थोड़ा सा अंतर डिफरेंट होता है, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारी स्केलर क्वांटिटी होती है। राइट, तो देखिए जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जनरल डेफिनेशन है वो डेफिनेशन ये कहती है कि अगर हम यूनिट चार्ज को यानी एक कूलम चार्ज को इनफाइनाइट से किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे लाएं तो जितना काम हमें करना पड़ेगा, द वर्क डन इन ब्रिंगिंग वन कूलम चार्ज from infinite to a particular point is known as electric potential at a particular point। जिस पॉइंट पे ला रहे हैं उसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो जाएगा कि एक कूलम चार्ज को हम इनफाइनाइट से उसी पर्टिकुलर पॉइंट पे लाएं तो जितना काम करना पड़ेगा बस उतना ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उस पर्टिकुलर पॉइंट पे होगा। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी में अंतर सिर्फ इतना है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में हम यूनिट चार्ज लेते हैं, एक कूलम चार्ज लेते हैं, और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में क्या हो जाती है, पोटेंशियल एनर्जी में हम कोई भी चार्ज ले लें उसको इन्फिनिटी से लाने में जितना काम करना पड़ेगा, या हमारा चार्ज सिस्टम है उसको जनरेट उसको बनाने के लिए इन्फिनिटी से सारे चार्ज आप कई ला रहे हैं, अब ये चार्ज सिस्टम हो गया तो जितना काम करना पड़ जाएगा ये चार्ज सिस्टम बनाने में वही उस चार्ज सिस्टम की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी तो पोजीशन पर डिपेंड करती है। राइट, तब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या होगी, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। राइट, और टोटल वर्क डन अगर निकालना हो तो क्या होगा, चार्ज से मल्टीप्लाई कर दीजिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को, आपको टोटल वर्क डन आ जाएगा। ठीक है, अब इसका एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, अगर कोई पॉइंट चार्ज है उस कंडीशन में, पॉइंट चार्ज है तो उस कंडीशन में हमारा जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा उसकी जो वैल्यू होती है वो निकल कर आती है V इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4πε0r। राइट, मीन्स ये कहना क्या चाह रहा है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एनी चार्ज एट ए पर्टिकुलर पॉइंट विच इज r डिस्टेंस अपार्ट फ्रॉम द सेम चार्ज is given as V is equal to Q upon 4πε0r। यहाँ 4πε0 आप जान ही रहे हैं, ε0 ε0 आपका परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, और इसमें Q अगर चार्ज गायब कर दें तो पोटेंशियल होगा नहीं होगा, Q/R के फॉर्म में। ठीक, अब आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड में जो फॉर्मूला आया था वो हमारा Q/4πε0r² आया था और इसमें R आ गया है, दोनों में रिलेशन आपको पता चल गया कि V इज इक्वल टू E टाइम्स स्मॉल r। अगर आप पोटेंशियल में उस डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दिए तो उसी पॉइंट पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। राइट, सो V इज इक्वल टू E इंटू R या E इज इक्वल टू V/R। राइट, सिंपल है। राइट, इतना समझ में आ गया आपको। अब देखिए ध्यान से, इट मीन्स कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मीन जैसे जैसे दूर जाएंगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी कम हो जाएगा, और दूर जा कहाँ से रहे, चार्ज से ही तो दूर जाएंगे, चार्ज की ही वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जनरेट हुआ था। और वहीं इलेक्ट्रिक फील्ड का देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत तेजी से कम होगा और
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी कम होगा जैसे जैसे आप दूर जाते जाएंगे, राइट। तो रिलेशनशिप क्लियर हो गया V और E में, मीन्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक। अब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस हमारा क्या होता है। अब देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमने समझ लिया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। अब देखिए इस पर्टिकुलर पॉइंट, सपोज कीजिए कि हमारे पास दो पॉइंट है, एक पॉइंट P है और एक पॉइंट Q है, और हमारे पास ये चार्ज सिस्टम है, इतने सारे चार्ज। अब P पर जो नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा इन सब चार्ज की वजह से वो निकाल लीजिए, और Q पर नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन सारे चार्ज सिस्टम की वजह से उसको निकाल लीजिए, और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, वही हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा उन दो पॉइंट के बीच, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर हम कोई अलग से कोई चार्ज इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच अगर हम लेके जाएं, ठीक है, तो जो वर्क डन होगा वो उसी चार्ज से हम मल्टीप्लाई कर दें, और दोनों के पोटेंशियल डिफरेंस के साथ जब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वही हमारा टोटल वर्क डन आ जाएगा कि P पॉइंट से Q पॉइंट तक किसी भी चार्ज को अगर लेके जाना हो तो कितना काम करना पड़ेगा। द वर्क डन इन टेकिंग एनी चार्ज फ्रॉम P to Q is defined as the multiplication of charge that has been taken from P to Q with the potential difference between these two points, ठीक है। अब P और Q पे पोटेंशियल निकालना कैसे है, P पे पोटेंशियल निकालिए, वो फॉर्मूला लगा दिए पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल का फॉर्मूला डिस्टेंस वाला, वही काम Q के लिए करिए, दोनों का डिफरेंस ले लीजिए, और जो चार्ज को आपको P से Q में पार कराना है, लेके जाना है, उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका टोटल वर्क डन आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसी पे बेस्ड एक बहुत ही अच्छी प्रॉब्लम है, उसको हम करेंगे, तो इससे आपको पता चलेगा कि बेसिकली ये आखिर इतना इम्पोर्टेंट क्यों है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा अक्सर आ जाता है, राइट। आइए देखते हैं क्या है। अब देखिए ये वाली प्रॉब्लम है, देखिए इसमें क्या कह रहा है, चार्जेस प्लस Q एंड माइनस Q, charges plus Q and minus Q are placed at a point A and B respectively, which are a distance 2L apart, means A और B के ऊपर दो चार्ज रेस्पेक्टिवली रखे गए हैं, प्लस Q A पे रखा गया है और माइनस Q B पे रखा गया है, और इनके बीच की डिस्टेंस 2L है दिया हुआ है, A and B respectively, which are a distance 2L apart, राइट। C इज द मिड पॉइंट, C जो है वो मिड पॉइंट है, तो इसका मतलब ये AB अगर 2L है, C मिड पॉइंट है, तो AC L हो जाएगा और CB L हो जाएगा, A to C L हो जाएगी और C to B L हो जाएगी, तभी तो मिल करके AB 2L डिस्टेंस बना रही है, ऐसा प्रॉब्लम में लिखा हुआ है। C इज द मिड पॉइंट बिटवीन A and B, राइट। व्हाट इज द वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज प्लस Q, अब देखो प्लस Q चार्ज, कैपिटल Q चार्ज लिया हुआ है, यहाँ A और B पे छोटे चार्जेस माइनस प्लस स्मॉल Q और माइनस स्मॉल Q रखे गए हैं, और बोल रहा है कि कोई एक अलग से दूसरा चार्ज है प्लस Q, वो भी कैपिटल Q, जिसको हम CRD के थ्रू ले जा रहे हैं, मीन्स C से स्टार्ट किया, R पे लेके गए और फिर D तक पहुंचा दिए। इसमें कितना काम करना पड़ जाएगा, आगे ना पोटेंशियल डिफरेंस वाली बात। तो अब देखिए इसको सॉल्व करने का तरीका ये है, आप पहले ये इसका डायग्राम बनाइए और उसके ऊपर चार्जेस फिक्स कर दीजिए, प्लस Q यहाँ पे है, माइनस Q यहाँ पे है, और प्लस कैपिटल Q को आप यहाँ C से लेके D की तरफ जा रहे हैं, तो कैसे वर्क डन निकलेगा। हमारे पास फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज बेसिकली द वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज। तो अब हमको क्या लेके जाना है, प्लस Q चार्ज लेके जा रहे हैं यहाँ से यहाँ, तो यहाँ पे नेट पोटेंशियल कितना है इन दोनों चार्जेस की वजह से, और यहाँ पे कितना है, दोनों का डिफरेंस को अगर हम इस प्लस Q से मल्टीप्लाई कर देंगे तो C से D तक आने में जितना चार्ज
जितना हमें काम करना पड़ेगा वो नहीं निकल जाएगा, राइट। बस यही हम करेंगे। तो हम क्या करेंगे, हम सी पे नेट पोटेंशियल निकालेंगे। नेट पोटेंशियल मीन्स प्लस क्यू की वजह से यहाँ पे निकाल लीजिए, और उसके बाद फिर डी पे पोटेंशियल निकाल लीजिए, दोनों का डिफरेंस करिए और प्लस कैपिटल क्यू से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा, राइट। आइए लेट्स मूव हेड, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं, मान लीजिए कि अगर हमारा ये प्लस चार्ज है, माइनस चार्ज है, राइट, तो प्लस से दूर जाती हैं और माइनस की ओर जाती हैं। अगर दोनों चार्ज हमारे पास पास हैं तो उस पर अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करनी हो तो वो इस तरीके से ड्रॉ हो जाती हैं, राइट। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। ये देखिए क्लियर हो रहा है। अब अगर मान लीजिए दोनों पॉजिटिव हो गए या दोनों नेगेटिव हो गए तो उस कंडीशन में देखिए, अगर दोनों पॉजिटिव है चार्ज, अगर पास में हम ले आए तो क्या हो जाएगा, ये रिपेल करने लगेंगे एक दूसरे को, ठीक है। ये इधर से रिपेल हो रहा है, देखिए अवे फ्रॉम प्लस है, यहाँ भी अवे फ्रॉम प्लस है, तो प्लस से तो दूर ही जाना है इसको, मीन्स रिपेल करेंगे एक दूसरे को, ठीक है। तो आप ये समझ सकते हैं एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं। अब देखिए, इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसे हम इक्विपोटेंशियल सरफेस कहते हैं। क्या कहते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब क्या है कि आप ये समझिए कि वो एक ऐसा सरफेस होता है, सरफेस का मतलब सतह, कि जिसके ऊपर जितने भी पॉइंट हो उन सब पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर आप निकालें तो वो बराबर होता है, मींस इक्वल होता है, इसीलिए तो उसे इक्विपोटेंशियल सरफेस कहते हैं। अब जैसे इस केस में देख लीजिए, ये एक हमारी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही हैं। अब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब ये होता है कि ये पैरेलल लाइंस हैं और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो भी बराबर है, तभी ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, अदरवाइज इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चेंज हो जाएगी। लेकिन चूंकि हमें यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिस्कस कर रहे हैं और इक्विपोटेंशियल इलेक्ट्रिक सरफेस डिस्कस कर रहे हैं, तो उसके ऊपर जितने भी पॉइंट होंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये जो सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर जितने भी पॉइंट होंगे उन सब के ऊपर पोटेंशियल सेम होगा। इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो गया किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच। डिफरेंस कब आता है, जब हमारे दो चीज होती हैं, दो चीज के बीच का डिफरेंस हमारा डिफरेंस कहलाता है। तो अब मान लीजिए कि एक पे पोटेंशियल V1 है, दूसरे पे पोटेंशियल V2 है, और ये दोनों अगर बराबर हो गया तो V1 माइनस V2 जीरो होगा कि नहीं, मीन्स इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस हमारा जीरो होता है, इसीलिए हम उन्हें इक्विपोटेंशियल सरफेस कहते हैं। तो ये तो एक थिन शीट है, थिन शीट पे अगर आपको देखना है तो एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होनी चाहिए, इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अगर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तब की कंडीशन में है ये, राइट। अब देखते हैं, तो देखिए अगर हमारे पास थिन शीट है तो उस पर इक्विपोटेंशियल सरफेस तब होगा जब हमारे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए एक इक्विपोटेंशियल सरफेस एक थिन यूनिफॉर्म शीट होगी जो कि फील्ड के परपेंडिकुलर रखी जाएगी, तभी इस सरफेस के सभी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बराबर होगा, इसीलिए हम इस सरफेस को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलेंगे। सेकंड केस क्या है कि अगर हमारा कोई स्फेरिकल चार्ज हो, ठीक है। अब देखिए, ये मान लीजिए एक स्फेयर है और सेंटर पे हमारा एक चार्ज रखा हुआ है। अब सेंटर पे चार्ज रखा हुआ है तो चार्ज Q होगा, मान लीजिए चार्ज Q है। अब सेंटर से मान लीजिए कि इसका जो रेडियस है स्मॉल r है, स्मॉल r जैसे ही आप ट्रेवल करेंगे तो आप कहाँ पहुँच जाएंगे,
इसके सर्कमफेरेंस पे, किसके, स्फेयर के सर्कमफेरेंस पे। अब इस स्फेयर के सर्कमफेरेंस में ध्यान से देखिएगा, ये एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। सर्कमफेरेंस के हर पॉइंट पे जहां पे भी आप ट्रैवल करेंगे, वो सब जितने भी पॉइंट हैं उन सब की डिस्टेंस सेंटर से बराबर है। तो हमारा फॉर्मूला क्या है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, V इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4πε0 R। अब R अगर सेम हो गया, चार्ज सेम हो गया, दोनों सेम हो गया, तो इसका मतलब कि सरफेस के ऊपर, स्फीयर के ऊपर आप कहीं भी टहलिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बराबर है, पोटेंशियल बराबर है, तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो गया। अब पोटेंशियल 0 हो गया, वो तभी हो सकता है जब पोटेंशियल बराबर हो। तो ये हो गया ना हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस हमारा ये कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स भी होता है, ठीक है। अब देखिए कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स जब आप बनाएंगे तो ये एक छोटा सा सर्किल हो गया, इसके ऊपर इससे बड़ा सर्किल हो गया, तो क्या ये सरफेस एक दूसरे को टच कर रहे हैं? नहीं टच कर रहे हैं। सो आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछा जा सकता है इक्विपोटेंशियल सरफेस की प्रॉपर्टीज के बारे में, राइट। एक आपने ये सीख लिया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस, और एक आपने ये इक्विपोटेंशियल सरफेस सीख लिया आपने, और ये इक्विपोटेंशियल सरफेस सीख लिया। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे क्वेश्चंस हमेशा पूछे जा सकते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है, V इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4πε0 D। अगर चार्ज हमारा D डिस्टेंस दूर है पॉइंट पे जहाँ पे हमें निकालना है, देखिए यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज से D डिस्टेंस पे पॉइंट P है, इस P पे हमको निकालना है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का की वैल्यू ये होगी, अभी हमने पढ़ा था, ठीक है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होते हैं, जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि डाई मीन्स दो पोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल में क्या होगा, हमेशा एक पेयर ऑफ चार्जेस होंगे जिसमें एक प्लस होगा और एक माइनस होगा। अब इन दोनों को मिला दीजिए, ज्वाइन कर दीजिए, तो ये बीच वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ डाइपोल, राइट। So an electric dipole is basically a pair of point charges with equal magnitude but opposite in sign, separated by a very small distance. The midpoint of locations of minus q and plus q is called as center of dipole, right? अब dipole है तो इसका एक dipole moment होता है. The strength of an electric dipole is measured by a vector quantity known as electric dipole moment P. इसे हम P से डिनोट करते हैं. अब ये क्या है, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हम इसको कहते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P, इसकी वैल्यू क्या होती है, P इज इक्वल टू 2QL। अब ये 2QL क्यों लिया गया, इसके बीच की डिस्टेंस जो होती है उसको जनरली हम D लेते हैं, ठीक है। तो डाइपोल मोमेंट P इज इक्वल टू Q इंटू D होता है। अब D इज इक्वल टू हम 2L ले लेते हैं। 2L लेने के पीछे लॉजिक ये है, ये O इसका मिड पॉइंट है, तो ये आधा L हो जाएगा और इधर का आधा L हो जाएगा, ये मिल करके हमारा 2L हो जाएगा। तो D इज इक्वल टू 2L ले लेते हैं, तो Q इंटू D लिखा, उसके बाद D इज इक्वल टू 2L तो लिख दिया, तो P क्या हो गया, 2QL हो गया हमारा, राइट। इसकी SI यूनिट क्या होती है, इसकी SI यूनिट होती है कूलम मीटर, ठीक है। कूलम यानी कि चार्ज और लेंथ यानी कि मीटर, मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। अब फिजिकल सिग्निफिकेंस डाइपोल का यही है कि हमारे पास जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, अब इसमें क्या होता है, ये एक डाइपोल की तरह काम करने लगते हैं, ठीक। अब देखिए आपने इलेक्ट्रिक डाइपोल समझ लिया, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट समझ लिया। अब देखिए इसमें नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो क्या है, अब देखिए, अब जैसे डाइपोल है तो डाइपोल में क्या होते हैं, एक माइनस चार्ज होता है और एक प्लस चार्ज होता है। अब इसके बीच में एक्सियल पॉइंट पे आपको या तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने को बोल दिया जाएगा या आपसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने के लिए बोल दिया है। तो ध्यान से देखिए,
एक्सियल पॉइंट क्या हो गया, माइनस क्यू यहाँ पे प्लस क्यू यहाँ पे, तो इसी इन दोनों को जब हम ज्वाइन करेंगे तो उस लाइन पे ही कोई पॉइंट है, उसी पे आपको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। अगेन आप वो वाला कॉन्सेप्ट लगा लीजिए, वेक्टर सम। अब इसी तरीके से आप यहाँ पे आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी निकाल सकते हैं, राइट। तो दोनों चीजें पूछी जा सकती हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। अब देखिए हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ये क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी भी कहते हैं इसको। अब ये क्यों होता है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी है तो आप समझिए कि पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली चार्जेस सिस्टम के पोजीशन की वजह से होती है। जैसे मैकेनिक्स में हमने पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा था, वो क्यों होती थी, वो किसी भी बॉडी की स्पेसिफिक पोजीशन की वजह से उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती थी। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे चूंकि हमारे पास चार्ज सिस्टम है तो चार्जेस के पर्टिकुलर स्पेसिफिक पोजीशन की वजह से जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उसके अंदर एनर्जी उसके अंदर होगी, उसी को हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, राइट। अब इसका एक्सप्रेशन